स्टार्ट करेंगे हमारा मैनेजमेंट फंक्शन का लास्ट फंक्शन जो है हमारा कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये हम सब ने कवर कर लिया। तो आज हम ये लास्ट फंक्शन भी करेंगे जो है हमारा चैप्टर 8। ये पीडीएफ मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ली है, तो आप वहां से ले सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कंट्रोलिंग का मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर, राइट? कि जो भी हमने प्लान रिजल्ट किए हैं सबॉर्डिनेट से, मैनेजर को क्या चाहिए कि उस पे इफेक्टिव कंट्रोल रखे और जो भी एक्टिविटीज हो रही है सबॉर्डिनेट्स की उनको ध्यान से ऑब्जर्व करे। कंट्रोलिंग मीन्स, कंट्रोलिंग का मतलब होता है एंश्योर करना जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जा रही है या नहीं की जा रही है। और कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूज भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए ताकि हम अपने जो भी हमने प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं हमारे उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग इज क्या क्या है? ये कंट्रोलिंग भी हमारा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग फंक्शन देखिए परवेसिव फंक्शन है। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, चाहे वो टॉप पे हो, मिडल पे हो या लोअर पे हो। हर किसी को कंट्रोलिंग के फंक्शंस जो हैं सभी एक्टिविटीज पे अपने एरियाज के अंदर रखने ही पड़ते हैं। कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री, हॉस्पिटल, क्लब, हर जगह ही होती है कंट्रोलिंग। देखिए अगर आपने कुछ प्लान किया है कि हम ये चैप्टर अपना 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको डे वाइज आपको प्लान बनाना पड़ेगा। फर्स्ट डे 1 में हम ये करेंगे, डे 2 में हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारा डे 7 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर डे 3 पे आपने चेक किया कि डे 2 का भी सिलेबस नहीं हुआ है तो वहां पे भी कंट्रोलिंग चल रही है, डे 3 पे भी चल रही है, डे 4 पे भी चल रही है। और अगर आपका जो पीछे डे वाला सिलेबस है वो नहीं हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि डे 2 वाला सिलेबस जो रह गया था वो आप डे 3 में कंप्लीट कर ले, ताकि हमारी जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो यही कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग भी हर स्टेज पे होती रहती है, धीरे 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 धीरे, और फिर एंड में हम इसको अच्छे से क्या करते हैं, चेक करते हैं। कंट्रोलिंग देखिए मिसअंडरस्टूड है लास्ट फंक्शन, लेकिन ये क्या है? इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक द प्लानिंग फंक्शन। तो ये प्लानिंग फंक्शन पे बैक ले आती है कि जो हमने जैसे कि प्लानिंग की थी और यहाँ पे कंट्रोलिंग की थी। तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, बार बार प्लानिंग को चेक करते हैं कि जो भी प्लानिंग की थी, जैसे अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, डे 7 की हमारी प्लानिंग थी, डे हमें 1 वीक में कंप्लीट करना है, तो डे 2 डे 3 तो बार बार हम प्लानिंग को चेक कर रहे हैं फिर कंट्रोल कर रहे हैं, फिर प्लानिंग को चेक कर रहे हैं फिर कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्लानिंग पे क्या करती है, साइकिल बैक हो जाती है। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैंडर्ड से हम कितनी दूर हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसको एनालाइज भी करती है उन डेविएशंस को, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं। तो दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन, ये प्रोसेस है हमें हेल्प करती है फ्यूचर प्लान्स बनाने में, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको सॉल्व करने में भी। तो जब कंट्रोलिंग कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन नेक्स्ट साइकिल, तो वो उसे नेक्स्ट साइकिल में क्या कर लेती है, इम्प्रूव कर लेती है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोल इज एन इनडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोल है, विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ प्लान्स कैन गो अवे, मतलब कि खुद का कोई फायदा नहीं है। और कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे हेल्प करती है? सबसे पहले अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो प्रोग्रेस को मेजर करती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम बनाते हैं उनकी डेविएशंस को मेजर करती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो जो भी अगर राइट ट्रैक से हम इधर उधर हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उससे फिर अचीव कर सकते हैं हम, जो भी हमारे डेविएशंस हैं उनको हम करेक्टिव स्टेप्स लेके। फिर सेकंड है हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अ गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव।
तो मतलब कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं हैं, तो उन पे एफिशिएंट कंट्रोल रहता है, हमारा केयरफुल चेक रहता है, इनर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेल्प करती है, एक तरीके से जज करती है कि जो भी स्टैंडर्ड है वो ठीक है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment or against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objectives according to plan। तो ये आप कर लेना। थर्ड है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग से हम क्या देखते हैं कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, स्पॉइलेज जो है रिसोर्सेज का वो कम हो। हर एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टेप्स के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे स्टैंडर्ड और नॉर्म्स है, जिससे क्या होता है हमारा काम इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है, जिससे जो वेस्टेज है वो एलिमिनेट हो जाती है। फिर फोर्थ है हमारा इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखिए जब सब चीजें कंट्रोल में रहती है, काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो रहा है, जो हम चाहते हैं वो सब चीजें हो रही हैं, तो इससे क्या रहता है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं परफॉर्मेंस के, अप्रेज भी होगा। इससे क्या रहता है फिर एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट रहता है कि वो और अच्छा करने की कोशिश करता है, जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है। करेक्टिव स्टेप्स हम ले रहे हैं, उससे अप्रेजल में मिलता है, अप्रेज भी होता है, तारीफें भी की जाती है, जिससे उन्हें इनर मोटिवेशन मिलता रहता है। फिर है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करती है जिसमें ऑर्डर भी होता है और डिसिप्लिन भी होता है, और ये क्या करती है डिसऑनेस्ट बिहेवियर को मिनिमाइज कर देती है। तो जैसे बार बार कंट्रोल होता रहता है तो डिसऑनेस्टी जो है वो कम हो जाती है, उन्हें पता है कि सारी चीजें चेक होंगी। फिर लास्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है, हर डिपार्टमेंट का अपने लेवल पे कंट्रोलिंग होता है, जिनसे जो भी हमें स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको अचीव करने के लिए, तो ये जो है हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी बना के रखती है। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो सबसे पहला है हमारा डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। मतलब कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वालिटेटिव तो हम फिर भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो कंट्रोल सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस जब भी स्टैंडर्ड डिफाइन होंगे। तो दिस मेक्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो कंपैरिजन होगा एक डिफिकल्ट टास्क है। तो एम्प्लॉय का मोराल जो है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है, वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। फिर सेकंड है हमारा लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए एक्सटर्नल, हम इंटरनल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करना इजी नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन, ये गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया तो उस पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो वो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर है रेजिस्टेंस फ्रॉम इम्प्लॉइज। देखिए सभी इम्प्लॉइज चीजें नहीं मानते, कुछ रेजिस्ट करते हैं, तो वहां पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर इम्प्लॉयज रेजिस्ट करेंगे, वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे, तो वो चीजें फिर क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और फिर है हमारा फोर्थ कॉस्टली अफेयर। कोस्ट कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। छोटी एंटरप्राइज जो होती है वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग जो है वो थोड़ा सा हमारा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये थी हमारी लिमिटेशंस किसकी, कंट्रोलिंग की। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग देखिए इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं है, और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती। तो जैसे ही प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड को जो हमने प्लानिंग में किए हैं। तो जब भी एक प्लान होता है, ऑपरेशनल होता है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। जरूरी हो जाती है, अगर हम कंट्रोलिंग ही नहीं करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम अटेन कर ही नहीं सकते। और अगर करेक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे कंट्रोलिंग करके तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है जो भी हमने प्लानिंग की है। तो आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग क्या है, ब्लाइंड है। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें चेक क्या करना है, तो हम चेक क्या करेंगे, राइट। Planning is clearly a prerequisite for control. So it is utterly foolish to think that controlling could be accomplished without planning. ऐसा सोचना बेवकूफी ही होगी कि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के बिना हो सकती है। प्लान कंट्रोलिंग करने के लिए हमारे पास प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, थिंकिंग है, आर्टिकुलेशन एंड एनालिसिस टू डिस्कवर एंड प्रिस्क्राइब एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। और वही कंट्रोलिंग क्या है, चेक करती है कि वेदर द डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड
डिजायर्ड एक्शन, प्लानिंग इज द प्रिस्क्रिप्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, और कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिव, राइट। तो इसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग आगे की तरफ देखती है, और कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखती है कि जो हमने प्लान किया था वो हमने अचीव किया भी है या नहीं किया। तो इससे कभी 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 क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप देख लेना अच्छे से कि इसमें हमें उनका रिलेशनशिप भी बताना है, प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का। यहाँ पे प्लानिंग के बारे में दिया हुआ है कि प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एंड आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट फ्यूचर कंडीशन। देखिए फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है प्लानिंग, तो उसका मतलब होता है आगे की तरफ देखना, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। और जो कंट्रोलिंग है वो पास्ट एक्टिविटीज की तरफ देखना, जो भी हमारे पास्ट में हुए हैं स्टैंडर्ड्स या परफॉर्मेंसेस जो भी हुई हैं, डेविएशंस निकालना और फिर उनको कंट्रोल करना। तो कंट्रोलिंग क्या है, हमारा बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कंट्रोलिंग easier and effective, and controlling improves future planning by providing information derived from past experiences। तो प्लानिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग को इजियर और इफेक्टिव बना देती है, और कंट्रोलिंग क्या करती है, फ्यूचर प्लानिंग को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इम्प्रूव कर देती है। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फिर एनालाइज डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। तो सबसे पहले है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स ही सेट करेंगे कि हमें किस तरीके की परफॉर्मेंस करनी है और हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है। तो स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन जी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही टर्म्स में हो सकते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ पोस्ट, कि कितना पोस्ट हमें हमारी लगनी चाहिए, और रिवेन्यू में भी हो सकता है कि हमें रिवेन्यू कितना अर्न करना है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, कितनी सेल होनी चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये सभी क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। समटाइम्स स्टैंडर्ड में ऑल्सो भी इन क्वालिटेटिव टर्म्स, जैसे कि हमें अपनी गुडविल इंप्रूव करनी है, मोटिवेशन लेवल जो है वो इंप्रूव करना है, तो ये हमारे क्वालिटेटिव में आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 इन एवरी 1000 पीसेस, 1000 पीसेस में 10 का अगर डिफेक्ट है तो प्रोड्यूसर्स टू 5, हमें कोशिश करनी है कि वो 5 हो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। फिर हम उसे चेक करेंगे कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो भी फूड चेन वगैरह होती है उसमें चेक कर सकते हैं हम। हमें स्टैंडर्ड्स क्या बनाने चाहिए, फ्लेक्सिबल बनाने चाहिए, ताकि अगर हमारे कुछ डेविएशन आए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकें। अब है हमारा स्टेप 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें हम परफॉर्मेंस जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, किसमें, रिलायबल मैनर में। इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी होती है। इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, सैंपल चेक करके, परफॉर्मेंस रिपोर्ट से। तो हम इन सब चीजों से अपनी जो भी हमने परफॉर्मेंस किया उनको चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमारा जो काम है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग, जब परफॉर्मेंस चल रही है उसी के टाइम पे हमें चेक करना पड़ता है, ताकि हमें बाद में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, तो जैसे कि प्रिपरेशन हो रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन रही है, जो भी उनके सुपीरियर बना रहे हैं उस टाइम पे चेक कर सकते हैं। रेशियो से चेक कर सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ कुछ टाइम पे पीरियोडिक इंटरवल्स पे हम चेक कर सकते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस वगैरह इनसे चेक कर सकते हैं। तो ये, और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन पीसीज आर चेक, कुछ पीसेस चेक कर सकते हैं, रैंडम सैंपल हो सकते हैं, सैंपल चेकिंग हो सकती है। तो ये क्या है, हमारा एक तरीका ही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी चल रही है उसको हम चेक कर सकते हैं। फिर है थर्ड थर्ड स्टेप में हमारा आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है उसको हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे स्टार्टिंग में, जो हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिवील करते हैं कि क्या क्या डेविएशंस आ रही हैं, अगर आ रही है तो एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट के बीच में। इससे कंपैरिजन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है।
जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कि एक वर्कर ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस किया एक वीक के अंदर, तो इससे हमारा पता चल जाता है। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा एनालाइजिंग डेविएशंस। इसमें हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या डेविएशंस आ रही है, एक्सेप्टेबल है वो डेविएशंस या नहीं है, कौन कौन से एरियाज में आ रही है, कौन कौन से हमें पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो इसमें हमारी कुछ यहाँ पे दी हुई है कि एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू अटेंड मोर अर्जेंटली, मतलब कि कुछ चीजों पे हमें जल्दी ध्यान देना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दो चीजें हैं जो मैनेजर यूज कर सकता है इस पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, ये इट इज नीदर इकोनॉमिकल नोर easy to keep a check on each and every activity in an organization. तो therefore key result area जो होते हैं which are critical to the success of the organization. तो इसमें if analyzing goes wrong at critical points the entire organization suffers. कुछ critical points बनाने जाते हैं, अगर वहां पे प्रॉब्लम है ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो गया है 5% इन द लेबर कॉस्ट, मे बी मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। इफ अ प्लान lay down 2% increase in the labor cost as an acceptable range of deviation in a manufacturing organization, कि only increase in labor cost beyond 2% should be brought to the notice of the management. However, in case of major deviation from the standard, say 5%, तो उसको क्या करेंगे हम, हैज टू रिसीव इमीडिएट एक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि जो टोलरेबल है, बियरेबल है, वो चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि 2% ठीक है, बट 5% वो आपका मैनेजमेंट ही स्टेप लेगा। तो ये हो जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट में हम क्रिटिकल पॉइंट्स बना देते हैं कि ये चीजें अगर इनमें प्रॉब्लम है तो हमें स्टेप लेना ही लेना पड़ेगा, वरना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं कि ठीक है इतना हो जाएगा। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है, कुछ चीजें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करते हैं, और अगर वो चीजें बढ़ जाती है, ज्यादा परसेंटेज हो जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है हमें स्टैंडर्ड यूज इन फंक्शनल एरियाज टू वॉच परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन में क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, इंडिविजुअल जॉब और परफॉर्मेंस। मार्केटिंग में सेल्स वॉल्यूम, सेल्स एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपेंडिचर्स, इंडिविजुअल सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस। और ह्यूमन रिसोर्स में लेबर रिलेशन, लेबर टर्नओवर और लेबर एब्सेंटिज्म। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेंटरीज, फ्लो ऑफ कंट्रोल और लिक्विडिटी। तो ये कुछ खास नहीं है, आप इसको देख लेना। अब एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जब भी एक मैनेजर क्रिटिकल पॉइंट सेट करता है और उसकी फोकस जो होता है, उसका टेंशन पे फोकस चला जाता है डेविएशन पे, कि भाई परमिशिबल लिमिट है या नहीं है। इससे टाइम सेव होता है, मैनेजर्स के एफर्ट सेव होते हैं, और इट फोकस मैनेजरियल अटेंशन ऑन इम्पोर्टेंट एरियाज पे ही उनकी अटेंशन जाती है, जिससे कि मैनेजरियल टैलेंट अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। द रूटीन प्रॉब्लम आर लेफ्ट टू सबॉर्डिनेट, कि वो ही उसे भाई सॉल्व कर लो अपने लेवल पे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दस फैसिलिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वगैरह हो जाती है, जिससे एम्प्लॉइज का मोराल भी इंक्रीज होता है। इट आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम ही जो है वो आइडेंटिफाई करी जाती है ट्रैक पे आने के लिए, तो इससे हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है। आई होप आपको क्रिटिकल पॉइंट जो है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझ में अच्छे से आ गया हो, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसमें एक अलग वीडियो बना दूँ। फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है कि जो भी हमारी डेविएशंस आई हैं एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर, उनके हम क्या करेक्टिव मेजर्स में, किस तरीके के हम स्टेप्स लें कि हम उन्हें सुधार सकें। तो इसमें करेक्टिव एक्शन में ट्रेनिंग हो सकती है एम्प्लॉइज की, अगर प्रोडक्शन टारगेट मेट नहीं हुए हैं और प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, असाइनिंग कर सकते हैं, वर्कर्स को वर्क लोड असाइन कर सकते हैं, काम डिवाइड कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन हमारा रहता है, जैसे कि ये कंट्रोलर है, ये एम्प्लॉइज है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पे हमें चैप्टर की समरी दी हुई है। फिर है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो आप इनको देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आपको वहां से पीडीएफ वगैरह इजीली मिल जाएगी। पीपीटीज और पीडीएफ जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे मेरे पास, आई विल शेयर देयर। एंड प्लानिंग के हमारे मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो रिवाइज कीजिए इसी को। एंड अगर आपको समझ में आता है पढ़ाया हुआ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।